अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चैप्टर 4 9th क्लास की जो बायोलॉजी है उससे रिलेटेड एनालिटिकल क्वेश्चंस और गेस पेपर। सबसे पहले हम रीडिंग देखेंगे कि रीडिंग में से हमने किस तरह एनालिटिकल क्वेश्चंस को पिकअप करना है, और उसके बाद हम गेस पेपर देखेंगे जो कि मैंने सारे 5 पेपर सिलेक्ट किया है और जो एक्सपेक्टेड है कि 2024 के अंदर उसमें से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, आपको समझाने के बाद मैं उनको अपने व्हाट्सएप चैनल के ऊपर शेयर कर दूंगी, लेकिन ये वीडियो लास्ट में देखें क्योंकि इसके ना चैप्टर के जो क्वेश्चन है वो मैं नहीं आपको बता पाऊंगी, वो मैं आपको साथ साथ ही बताऊंगी। ठीक है, तो वो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। बच्चों, जैसे कि आपको पता है कि हमारे पेपर का 25% जो पोर्शन है वो एनालिटिकल बेस्ड है। बहुत सारे जो ऐसे टीचर्स हैं उनको इस चीज़ के बारे में भी नहीं पता और ना ही इतना इस चीज़ का ट्रेंड है। ठीक है, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम अपीयर होना है, तो इसलिए मैंने सोचा हुआ है कि मैं सारे सब्जेक्ट्स की प्रोबेबली बायोलॉजी और केमिस्ट्री फर्स्ट से सेकंड ईयर इंक्लूडेड उन सब की एक वीडियो बना दूँ एनालिटिकल क्वेश्चन के ऊपर, साथ साथ गेस्ट पेपर के ऊपर। तो इसलिए आप सारी वीडियोज़ देखो। जो बच्चा मेरी ये वाली वीडियो देख रहे हैं मैं उसको यही सजेस्ट करूँगी कि पहले पिछले 3 चैप्टर्स की भी देखो और उसके साथ साथ जो केमिस्ट्री की मैंने अपलोड की हुई है वो भी देखो। तो वो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। ओके बच्चों, सबसे पहले जो हमारे पास आती है वो आती है सेल थ्योरी। आपको पता होना चाहिए कि सेल थ्योरी जो है वो होती क्या है। ठीक है, सेल थ्योरी के अंदर बेसिकली जो है बच्चों आपने सारी की सारी डेट्स याद करनी है। ठीक है, 3 चीजें इसके अंदर बेसिकली सेल थ्योरी के अंदर हमने देखनी है। वो क्या देखनी है? साइंटिस्ट, ठीक है, उनकी डेट और उनका कंट्रीब्यूशन, कि उन्होंने सेल थ्योरी के अंदर या सेल की जो हमारे पास उन्होंने एवोल्यूशन करवाई थी या सेल के अंदर उन्होंने डिस्कवरीज की थी, उनका टाइम स्पैन क्या है, उनकी कंट्रीब्यूशन क्या है। ये 3 चीज़ें हमारे इस टॉपिक का, सेल थ्योरी का, सेल वाले पोर्शन का, ऑर्गेनेल्स का ये मेन पार्ट है। ठीक है, आपने कोई डेट मिस नहीं करनी। अब सबसे पहले यहाँ पर उन्होंने मैग्नीफाइंग पावर और रेजोल्यूशन पावर के बारे में बताया हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन हैं, हर क्लास में आती हैं, हर सब्जेक्ट में आती हैं। अगर आपसे वो मैग्नीफाइंग पावर का पूछें तो आपने इसकी रिलेटेबल एग्जाम्पल लास्ट में देनी है। ठीक है, आप इसकी डायग्राम ड्रॉ नहीं कर सकते तो आप इसकी एग्जाम्पल दोगे। सेम गोज फॉर रेजोल्विंग पावर। ठीक है, देन बच्चों ने बताया हुआ है लाइट माइक्रोस्कोप एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ठीक है, ये आपसे पूछ सकते हैं कि डिफरेंस क्या है लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर, और इसके अंदर यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन उन्होंने दी है माइक्रोग्राफ की दी है। ठीक है, जो ग्राफ आप लोग लेते हो किसी लाइट माइक्रोस्कोप से उसको माइक्रोग्राफ कहा जाता है। ठीक है, इसकी भी एक स्पेसिफिक रेजोल्यूशन पावर होती है, मैग्नीफाइंग पावर होती है। आपसे अगर वो शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि लाइट माइक्रोस्कोप क्या है तो उन्हें बताना है कि लाइट माइक्रोस्कोप किस लिए यूज होता है, इसकी मैग्नीफाइंग पावर किसकी, इसकी रेजोल्यूशन पावर कितनी है। ठीक है, और जनरली यहाँ से एमसीक्यू बहुत ज्यादा बन जाते हैं। अक्सर बच्चे बोल जाते हैं कि हमारे पास हमारे बॉडी सेल के अंदर कितने हमारे पास उसकी मैग्नीफाइंग पावर है, लाइट माइक्रोस्कोप की जनरली कितनी है, एटलीस्ट आप समझ लो कि लीस्ट काउंट उसका कितना है। ठीक है, इस तरह हम इसको याद कर सकते हैं, कितना है उसकी रेजोल्यूशन पावर कितनी है। तो ये आपने अच्छी तरह देखना है, यहाँ पर उन्होंने बोल्ड करके भी लिखा हुआ है। देन बच्चों इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। वो आपसे पूछ सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो होता है वो किस प्रिंसिपल के ऊपर वर्क करता है। तो आपको पता होना चाहिए कि हम बॉम्बार्डमेंट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स की। ठीक है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो होती हैं वो फॉल होती हैं हमारे पास सब्जेक्ट के ऊपर, जिस वजह से हमें नजर आता है। उसकी इसका भी इलेक्ट्रॉनिक रेजोनेंस पावर होती है और मैग्नीफाइंग पावर होती है। इसकी 2 इंपॉर्टेंट टाइप जो है वो टेम और सेम है। ठीक है, ये भी आपने देखना है, इसके बारे में डिटेल नहीं गिवन है यहाँ पर, आप सिर्फ इसके नाम ही याद कर लो। ठीक है, उसके बाद उन्होंने बताया हुआ है, डायग्राम करने की जरूरत नहीं है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, लाइट माइक्रोस्कोपी काफी ट्रिकी है। यहाँ पर जो एमसीक्यूज है ये आप देख लेना है आप लोगों ने। ठीक है, देन बच्चों फॉर्मुलेशन ऑफ सेल थ्योरी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको इन सारे के अंदर क्या है, बेसिकली साइंटिस्ट हैं और उनकी कंट्रीब्यूशन है। आपकी बुक के ऊपर नेक्स्ट पे गिवन है एक टेबल था जिसके अंदर सारे साइंटिस्ट के नाम लिखे हैं, उनकी कंट्रीब्यूशन है। इसको याद करने का सिर्फ एक ही तरीका है, बच्चे बार बार भूल जाते हैं। मैं आपको सिर्फ इसका एक सिंपल ट्रिक ये बताती हूँ, आप इसको एज अ स्टोरी याद करो। ठीक है, किस तरह जैसे हम किसी बच्चे को स्टोरी सुना रहे होते हैं कि पहले ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ, इस तरह याद करो। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका इसका क्या होता है कि आप एक पेज लो, ठीक है, पेंसिल पकड़ो अपनी, 1 कॉलम बनाओ, 2 कॉलम बनाओ। ठीक है, 3 कॉलम आपने बना लिया। यहाँ पर लिखो आप साइंटिस्ट का नेम, यहाँ पर लिखो उसका ईयर, जिस ईयर में उसने कोई काम किया है, और यहाँ पर लिखो उसकी कंट्रीब्यूशन। साइंटिस्ट का नेम लिखते जाओ, उसका ईयर लिखते जाओ और कंट्रीब्यूशन लिखते जाओ। साइंटिस्ट का नेम, ईयर और कंट्रीब्यूशन, ये खुद आपने लिखना है अपने हाथ से। ठीक है, मींस के अपनी वर्डिंग के अंदर जिस तरह आपको याद रहता है, तो फिर आप इस चीज को कंप्लीट कर पाओगे, क्योंकि इसमें से एमसीक्यूज बहुत ज्यादा बनते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये आपने देख लेना है इस तरह। मैं अगर आपको फिर भी इस बार समझ नहीं आ रही तो मैं आपको एक और अच्छा ट्रिक दूंगी। ठीक है, आप इसको कोशिश करो कि इस तरह आपको इंशाल्लाह याद हो जाएगा। देन बच्चों ये इसके पोस्टुलेट्स हैं सेल थ्योरी के, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको पता होना चाहिए कि किसने हमारे पास पोस्टुलेट्स इसके दिए थे। देन बच्चों सब सेलुलर और ए सेलुलर पार्टिकल्स के बारे में उन्होंने बताया हुआ है, इसको आप एक दफा पढ़ लेना। देन बच्चों है सेलुलर स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस। अब यहां से मेन पार्ट्स होता है सेलुलर स्ट्रक्चर। सेलुलर स्ट्रक्चर्स को हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनेल्स भी कहते हैं। ठीक है, अब ऑर्गेनेल्स के बारे में सबसे पहले तो उन्होंने बताया हुआ है कि जो जैसे जैसे आप अंदर जा रहे हो ना सेल के अंदर, मतलब कि सेल के अंदर डिफरेंट पार्ट्स हैं, उसके ऑर्गेनेल्स हैं, वैसे वैसे उसने इनकी वो क्लासिफिकेशन की हुई है। अक्सर एमसीक्यू क्या आता है कि आपके पास सेल में वॉल, सेल मेम्ब्रेन,
ठीक है, वैक्यूल्स, इनकी जो अरेंजमेंट होती है ना वो थोड़ी सी आगे पीछे की होती है। वो कहते हैं कि इसको अरेंज करें अकॉर्डिंग टू योर बुक या अकॉर्डिंग टू जिससे आपने स्टडी किया है। तो आपने जिससे इसको स्टडी किया है ना उस तरह लिखना है। मीन्स कि पहले आप सेल वाल पढ़े हो तो पहले सेल वाल को चूज करोगे, फिर सेल मेम्ब्रेन, और फिर दूसरे डिफरेंट ऑर्गेनेल जो हमारे पास हैं। ये नहीं करना कि पहले आप वैक्यूल्स को चूज कर दो या क्रोमोसोम्स को यूज कर दो या न्यूक्लियस को चूज कर दो, उसके बाद आप लोग सेल वाल की तरफ जाओ। ठीक है, तो ये आप लोगों ने चीज देख लेनी है। अब इसके अंदर ये हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन है सेल वाल, ठीक है। इसके अंदर शॉर्ट तो आपने साथ जब आप लॉन्ग तैयार करें तो शॉर्ट आपके हो जाने हैं, ठीक है। तो ये आप देख लें प्राइमरी और सेकेंडरी वाल के अंदर में आपसे डिफरेंस पूछ सकते हैं, ठीक है। प्लाज्माडेस्माटा के बारे में, प्लाज्माडेस्माटा के बारे में पूछ सकते हैं, सॉरी, ठीक है। यहाँ पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो हमेशा आता है, एमडी कैट में भी इवन दो आता है, वो ये है कि जो सेल वाल होती है फंजाई की वो किससे बनी होती है, ठीक है। प्रोकैरियोट्स की सेल वाल किससे बनी होती है, ठीक है, और क्या इसकी कॉन्ट्रीब्यूशन है, मीन्स कि कितनी इनकी कंपोजिशन किस चीज से बनी हुई है। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, ठीक है बच्चों। देन सेल मेम्ब्रेन भी हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन है। जब भी अगर उन्होंने आपसे डिफरेंस पूछ लिया कि एनिमल सेल और प्लांट सेल के अंदर क्या डिफरेंस है, तो आपने डिफरेंस लिख देना है कि प्लांट सेल के अंदर ये होता है, एनिमल सेल के अंदर ये नहीं होता है, ये उसका ये फंक्शन होता है, उसका ये फंक्शन होता है, ठीक है। ऑर्गेनल्स तकरीबन सेम होती है लेकिन उनकी फंक्शनिंग डिफरेंट होती है, जिसकी वजह से हम उनको नेम भी डिफरेंट कर देते हैं, ठीक है। और उसके बाद उनका स्ट्रक्चर भी लाजमन ड्रा करना है। यूट्यूब पर बेतहाशा बेशुमार वीडियोज हैं कि आप किस तरह इसको सिंपली ड्रा कर सकते हो। इसके अंदर कलरिंग कुलिंग कोई होते हैं, बस आपको पता होना चाहिए कि अगर हमारे पास यहाँ पर वैक्यूल है या न्यूक्लियस है तो वो किस तरह के हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर वैक्यूल है प्लांट सेल का, तो आपको पता होना चाहिए कि अगर हमारे पास प्लांट सेल होगा तो उसका वैक्यूल होगा सिर्फ एक लार्ज वैक्यूल होगा और दरमियान में प्रेजेंट होगा। लेकिन अगर एनिमल सेल होगा, क्योंकि हमारे पास उसका वैक्यूल क्या होगा, वो स्मार्ट स्मार्ट पार्ट्स के ऊपर पूरा टोटली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, ठीक है। तो आपने ये देख लेना है। सेल मेम्ब्रेन भी हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है। देन बच्चों फ्लूइड मोज़ेक मॉडल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल थ्योरी की, सेल मेम्ब्रेन की ये एक शान है, आन है, ठीक है। तो ये आपने लाजमन देख लेना है और इसका स्ट्रक्चर भी लाजमन। अगर आपसे पूछे डिफाइन फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, खबरदार कोई बच्चा अगर इसलिए डेफिनेशन लिख कर आया, आपके मार्क्स डिडक्ट होने ही होने हैं। हरकतें आप लोग खुद ही सही करोगे तो फिर आपके मार्क्स डिडक्ट होंगे। हमने चेकर को मौका ही नहीं देना कि वो हमारे मार्क्स डिडक्ट कर सके, ठीक है। तो ये आपने डायग्राम लाजमी बना के आनी है। देन बच्चों साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म में हमारे पास लॉन्ग आता है। यहाँ पर जो एक अक्सर छोटा जाता है वो आता है ग्लाइकोलाइसिस का, ठीक है। ग्लाइकोलाइसिस क्या होती है? लाइसिस का मतलब जहां भी आता है ना बच्चों, आपने याद रखना है, लाइसिस का मतलब होता है ब्रेकडाउन। दरअसल मैंने ये चैप्टर अभी बनाया नहीं है तो इसलिए मैं आपको थोड़ा सा ओवर व्यू करवा रही हूँ। अगर मैं चैप्टर बनाया होता, रिकॉर्ड करके यूट्यूब पर अपलोड किया होता तो इतनी मुश्किल ना होती, मैं भी जर्नी थोड़ी आपको समझा देती, ठीक है। तो इंशाल्लाह जब आपकी ये 9th के पेपर हो जाएंगे, जो अपकमिंग 9th होंगे, उसके लिए मैं बहुत अच्छी वीडियोस अपलोड करूंगी और आपके लिए 10th की वीडियोस जो मेरे 9th के स्टूडेंट हैं, ठीक है। तो लाइसिस का मतलब होता है ब्रेकडाउन और ग्लाइकोलाइसिस का मतलब होता है ग्लाइकोलाइसिस जो होता है हमारे पास, ग्लाइ का मतलब ग्लूकोज से निकला है, ठीक है, ग्लाइकोजन से। तो अगर ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा होता है तो हमारे पास साइटोप्लाज्म के अंदर होता है, उसको ग्लाइकोलाइसिस कहा जाता है। ये आपको पता होना चाहिए कि ग्लाइकोलाइसिस हमारे पास किस ऑर्गेनेल में हो रही है। वो आपसे पूछ सकते हैं कि साइटोप्लाज्म में होती है, सेल मेम्ब्रेन में होती है, किस में होती है। देन बच्चों है हमारे पास साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो 3 इंपॉर्टेंट बातें वो आते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स और माइक्रोफिलामेंट्स। इनके दरमियान एक होता है इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, ठीक है। वो आपका भी इन्होंने नहीं बताया हुआ, आपको इन दोनों के दरमियान डिफरेंस आ सकता है कि माइक्रोट्यूब्यूल्स के दरमियान डिफरेंस बताएं और माइक्रोफिलामेंट्स के दरमियान डिफरेंस बताएं। तो स्ट्रक्चर लाजमी करना है। देन बच्चों सेल ऑर्गेनेल्स है हमारे पास। सेल ऑर्गेनेल में हमारे पास इस पर आती है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन है। इससे एमसीक्यू इतने ट्रिकी बन जाते हैं, अक्सर बच्चे सोल्व नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि उनको पता ही नहीं होता कि क्रोमोसोम आपस में जब कंबाइन करते हैं तो हमारे पास क्या बनाते हैं, क्रोमैटिन बनाते हैं, ठीक है। ये स्ट्रक्चर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो क्रोमैटिन जो है वो हमारे पास क्या है, उसके अंदर उन्होंने बताया क्रोमैटिन से निकल रहे हैं क्रोमोसोम्स के, मतलब कि क्रोमैटिन का पार्ट है क्रोमोसोम। न्यूक्लियर पोर्स क्या होते हैं, न्यूक्लियर पोर्स का फंक्शनिंग क्या होती है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूक्लियोलस क्या होता है और न्यूक्लियस क्या होता है। बच्चे अक्सर न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियस में कंफ्यूज हो जाते हैं। न्यूक्लियस हमारे पास लार्जर क्वांटिटी है और न्यूक्लियोलस हमारे पास न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। न्यूक्लियर प्लाज्म क्या होता है, हमारे पास जो फ्लूइड होता है प्रेजेंट। न्यूक्लियर एनवेलप क्या होता है, ठीक है। ये एक हमारे पास बाउंडेड ऑर्गेनेल है न्यूक्लियर एनवेलप, इसकी अपनी एक शील्डिंग होती है, ठीक है। अच्छा देन है बच्चों राइबोसोम। राइबोसोम भी अक्सर आते हैं लेकिन शॉर्ट में ये बहुत प्रेफर किया जाता है, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए राइबोसोम। अगर इसके अंदर आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ रहा है तो आपने इस डायग्राम लाजम बनानी है, ठीक है। इसका फंक्शन जो है ना बच्चों बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसने करनी होती है पूरे हमारे पास सेल्स की प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। आगे इसका रोल जीन के अंदर भी होता है, हमारे पास डीएनए के अंदर भी होता है, लेकिन इसका जो मेन रोल होता है वो किसके अंदर होता है, हमारे पास प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर। ये आपने देखना है लाजमन, डायग्राम लाजमन बनानी है, डायग्राम लाजमन बनानी है। देन बच्चों माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर भी अक्सर लॉन्ग आ जाता होता है, ठीक है। हमारे पास ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेल है, एक वर्ड लिख लो, सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेल। सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेल वो होती है जो खुद ब खुद जनरेट कर जाती है, क्योंकि इसका अपना डीएनए होता है, अपना इसका एक जीन होता है, ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर भी आपने करना है। इनर मेम्ब्रेन क्या होती है, आउटर मेम्ब्रेन क्या होती है, क्रिस्टी क्या होती है, मैट्रिक्स क्या होता है। जब फर्स्ट ईयर में जाओगे तब ये बहुत ज़्यादा ट्रिकी हो जाएगा, तो अभी से अपने रिलेटेड कॉन्सेप्ट जो है क्लियर करके आओ, ठीक है। देन हमारे पास प्लास्टिड है। प्लास्टिड जो होता है बच्चों आपको पता होना चाहिए, प्लास्टिड हमारे पास ओनली इन
प्लांट सेल, क्योंकि प्लास्टिड जो होते हैं वो कलर कंपाउंड होते हैं, ह्यूमन जो होते हैं उनके अंदर जो होता है मेलानिन होता है, ठीक है, वो एक ऑर्गेनेल नहीं है, वो एक कंपाउंड है। लेकिन जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर क्या होता है, प्लास्टिड होता है, और प्लास्टिड होता है कलर कंपार्टमेंट शो करता है, कलर कंपाउंड देता है। आप अक्सर प्लांट्स को देख रहे हो, आपको ग्रीन नजर आ रहे हैं, कुछ आपको येलो नजर आ रहे हैं, कुछ आपको व्हाइट फ्लावर नजर आ रहे हैं, रोज नजर आ रहे हैं, आपको डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लावर्स आपको नजर आ रहे हैं। तो बेसिकली ये होता है प्लास्टिड्स की वजह से, क्योंकि इसकी आगे जो टाइप्स है ना वो हमारे पास क्या करती हैं, वो कलर शो करती हैं। अब जो क्लोरोप्लास्ट है वो क्या करता है, वो कलर शो करता है, ठीक है बच्चों। डायग्राम लाजमन करनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास ग्रेनम क्या होता है, ठीक है, थैलाकॉइड क्या होता है, स्ट्रोमा क्या होती है, आउटर मेम्ब्रेन क्या है, इनर मेम्ब्रेन क्या है, इसकी स्ट्रक्चर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है क्लोरोप्लास्ट का, ठीक है। ये याद रखना है कि हमारे पास क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है, प्लास्टिक का स्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह का होता है, रफ और स्मूथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, डिफरेंस इसका बहुत बार आया हुआ है बोर्ड के पेपर में, ठीक है। डायग्राम लाजमन करनी है। तो देखो ये हमारे पास रफ पार्ट है और ये हमारे पास SER है, स्मूथ पार्ट है, ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम्स नहीं है, इसके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट है। जिसके ऊपर राइबोसोम्स होंगे वो क्या होगी, रफ होगी, क्योंकि उसकी सरफेस क्या हो जाएगी, उसके ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट है, छोटे छोटे पार्टिकल्स, वो सरफेस रफ हो जाएगी। लेकिन स्मूथ के अंदर क्या होता है कि कोई राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होता, तो वो हमारे पास हम कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। देन है बच्चों हमारे पास गोल्जी अपरेटस। गोल्जी अपरेटस भी आपको पता है कि साइंटिस्ट ने किया था हमारे पास, कब इसको डिस्कवर किया था। इसके डिफरेंट सेट्स होते हैं, स्ट्रक्चर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। गोल्जी अपरेटस आपको शॉर्ट में आए, लॉन्ग में आए, डायग्राम के बगैर ये इनकम्प्लीट क्वेश्चन, ठीक है। किस साइंटिस्ट ने हमारे पास फिजियोलॉजी और मेडिसिन में किस ईयर में अवार्ड वॉन किया था, डी डफ उसका नाम था। देन बच्चों 1996 में गोल्जी वाज अपरेटेड फॉर नोबेल प्राइज फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन, ये भी आपने लाजमन देखना है किस ईयर में गोल्जी को नोबेल प्राइज मिला था। लाइसोम्स क्या होते हैं हमारे पास, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास लाइसोम का। ये बनते हैं हमारे पास बेसिकली क्या है, गोल्जी अपरेटस से ही बनते हैं, ठीक है। आपने इसका स्ट्रक्चर लाजमन देख लेना है, मिस नहीं करना। अक्सर वो कहते हैं कि हाउ लाइसोम्स आर फॉर्म फ्रॉम गोल्जी अपरेटस, ठीक है, किस तरह हमारे पास बनते हैं, तो स्ट्रक्चर लाजमन देखते हैं। देन बच्चों हमारे पास है सेंट्रियोल्स। सेंट्रियोल्स क्या होते हैं हमारे पास, ये बहुत बहुत इसकी डायग्राम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपने इसकी डायग्राम को लाजमन देखना है। सेंट्रोसोम क्या है, सेंट्रियोल्स क्या है, ठीक है। जितने कितने इसके सेंट्रियोल्स आप बनाओ, सेंट्रोसोम बनाओ, तो हमारे पास एक सेंट्रियोल बनता है, ठीक है। देन हमारे पास वैक्यूल्स हैं। वैक्यूल जो है सिर्फ आपको पता है कि किसमें होते हैं, प्लांट सेल के अंदर होते हैं। देन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास डिफरेंशिएट बिटवीन यूकैरियोटिक सेल एंड प्रोकैरियोटिक सेल। मैं स्टार्ट से आपको, जब हमने चैप्टर 1 स्टार्ट किया था, मैंने पढ़ाया हुआ है आपको, उसके अंदर मैंने आपको बहुत डिटेल से प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के बारे में डिफरेंस बताया हुआ है, ठीक है। आप लोग उसकी वीडियो लाजमन देख लो, ठीक है बच्चों। तो ये आपने इसकी सारी ये डिटेल करनी है याद, ठीक है। देन है हमारे पास रिलेशनशिप बिटवीन सेल फंक्शन एंड सेल स्ट्रक्चर। मैंने बताया होगा डिफरेंट हमारे पास सेल स्ट्रक्चर होंगे तो उनका क्या हमारे पास इफेक्ट होगा। ये अपने पॉइंट लास्ट में कर लेंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट है उनका क्या फंक्शनिंग होती है, ठीक है। देन हमारे पास सेल साइज एंड सरफेस एरिया टू वॉल्यूम। मुझे अक्सर लॉन्ग नहीं आता होता, लेकिन आप लोग इस दफा कर लेना, मे भी हो सकता है इस दफा आपको आ जाए लॉन्ग, ठीक है। तो कोई भी चीज़ चॉइस में नहीं छोड़नी है, अभी चॉइस में कोई भी चीज़ छोड़नी है, अभी सारी करनी है, ठीक है। या तो पूछ सकते हैं हमारे पास सरफेस ऑफ द लार्ज एरिया क्यूब है, तो हमारे पास उसका क्या सरफेस टोटल एरिया होगा, ठीक है। अगर हमारे पास स्मॉल क्यूब होगा तब उसका क्या होगा, अगर हमारे पास 27 स्मॉल क्यूब्स होंगे तब टोटल उनका सरफेस एरिया क्या होगा। यूनिट आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास इसके अंदर म्यू मीटर क्यूब होता है, यूनिट इसका। उसके बाद बच्चों उन्होंने पैसेज ऑफ मॉलिक्यूल्स इन एंड आउट ऑफ सेल, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि हमारे पास जो सेल्स वाल होती है वो क्या होती है, हमारे पास सेमी परमेबल परमेबल होती है। डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसीजर्स के थ्रू हमारे पास जो फूड होता है, वाटर होता है, हमारे पास न्यूट्रिएंट्स होते हैं, हमारे पास ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, वो ट्रेवल करते हैं फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सेल टू द अदर पार्ट ऑफ द सेल, हमारे ब्लड के अंदर शामिल हो रहे हैं सेल्स के थ्रू, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, डिफरेंट उसके प्रोसीजर्स है। सबसे पहले डिफ्यूजन। डिफ्यूजन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन अक्सर आ जाता होता है, ठीक है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है, पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या है, ये इतने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ना बच्चों, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ये चैप्टर को नहीं छोड़ना, अगर आप लोगों ने एमडी कैट पास करना है तो आप लोगों ने चैप्टर नहीं छोड़ने हैं, ठीक है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑस्मोसिस क्या होता है हमारे पास, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या है, ये डायग्राम लाजमन करनी है, डायग्राम छोड़नी कोई नहीं है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास वाटर बैलेंस प्रॉब्लम के जो एनिमल्स होते हैं उनके अंदर वाटर बैलेंस कैसे हो रहा है, ठीक है। अगर कोई एनिमल जो है वो समुद्र में रह रहा है तो किस तरह उसकी बॉडी जो होगी वो अपने आप को स्टेबलाइज करेगी, बैलेंस करेगी कि पानी उसके अंदर ज्यादा ना हो, ठीक है। अगर पानी ज्यादा हो जाएगा तो बहुत ज्यादा उसकी बॉडी डाइल्यूटेड हो जाएगी, ठीक है। तो किस तरह हमारे पास जो बर्ड्स हैं उनकी कैसे हमारे पास बॉडी अल्लाह पाक ने बनाई हुई है कि वो पानी कम पीते हैं और उनके जो एक्सक्रीटा होता है उसके अंदर यूरिक एसिड प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये आप लोगों ने देख लेना है। देन टारगेट प्रेशर हमारे पास क्या होता है, प्लाज्मोलाइसिस क्या होती है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। आप देखो जहाँ पे पहले था हाइपरटोनिक और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के बारे में, तो आप ये वाली डायग्राम भी बना सकते हो एनिमल सेल और प्लांट सेल के हवाले से, ठीक है। कितनी सिंपल और इजी डायग्राम उन्होंने यहाँ पर दी हुई है, बहुत बहुत अच्छा आपका पेपर अटेम्प्ट होगा बच्चों। देन हमारे पास है ओस्मोसिस एंड गार्ड सेल। ये उन्होंने बेसिकली ओस्मोसिस का रिलेशन बताया प्लांट सेल्स के अंदर। गार्ड सेल आपको पता है स्टोमेटा की जो आउटर कवरिंग होती है उनको गार्ड सेल्स कहा जाता है, ठीक है।
मुझे बॉटनी वैसे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती क्योंकि मुझे थोड़ी सी हमेशा मुश्किल लगी रही है वो, ठीक है, लेकिन मैं उस बारे में काफ़ी कुछ जानती हूँ, मैंने अपने कोर्स के कंटेंट के अंदर काफ़ी दफ़ा पढ़ा है जब मैं अपना बीएस कर रही थी, ठीक है। देन हमारे पास है एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज अबाउट सेल मेम्ब्रेन की, सेल मेम्ब्रेन का क्या क्या फंक्शन होता है हमारे पास, फिल्ट्रेशन प्लांट में भी होती है, एनिमल्स में भी होती है, क्या उसका रोल है, बहुत इंपॉर्टेंट ये डायग्राम है, ठीक है। हमारे पास फिल्ट्रेशन कैपिलरी वाल के अंदर कैसे हो रही है। देन एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सोडियम पोटेशियम पंप का, ये लॉन्ग आपको आना ही आना है, ये इतना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सारे सेल्स के अंदर एनर्जी, सारी मूवमेंट, सारे के सारे मैसेजेस जो होते हैं वो सोडियम पोटेशियम पंप के थ्रू ट्रैवल होते हैं। सारा कुछ बॉडी के अंदर सोडियम पोटेशियम पंप ही मेंटेन करे, आपकी सिनैप्स कैसे आ रही है, आप कैसे एक सिग्नल को रिसीव कर रहे हो, कैसे एक सिग्नल को भेज रहे हो, सारा कुछ सोडियम पोटेशियम पंप के थ्रू होता है। ये डायग्राम आपने लाजमी देखनी है। अगर हमारे पास सोडियम अंदर जा रहे हैं तो पोटेशियम बाहर आ रहे हैं, ये इनका रहता है। अगर सोडियम देखो यहाँ पर 3 सोडियम अंदर जाएंगे, ठीक है, और यहाँ से बाहर, यहाँ से पोटेशियम क्या करेंगे, अंदर आ जाएंगे, ठीक है, इनसाइड और आउट ऑफ द सेल। ये उनकी बस कंस्ट्रक्शन है कि कभी कभार क्या होता है सोडियम बाहर ज्यादा होते हैं, कभी पोटेशियम बाहर ज्यादा होते हैं, तो ये उनके चलता रहता है प्रोसीजर। देन हमारे पास एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस आना बताना है कि एंडोसाइटोसिस क्या होती है, एक्सोसाइटोसिस क्या होती है। डायग्राम आपने लास्ट वन बनानी है, ठीक है। अगर एंडोसाइटोसिस कह रहे हैं फिर भी आपने ये पूरी डायग्राम एक्सप्लेन करनी है, ठीक है। देन है एनिमल एंड प्लांट टिश्यूज। एनिमल टिश्यूज क्या होते हैं, लोग आ सकते हैं आपको, एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं। अब इसकी डायग्राम आपने मिस नहीं करनी, घर से प्रैक्टिस करके जानी है, वहां जाके गंद नहीं माना पेपर के अंदर, ठीक है। क्यूबोइडल एपिथेलियम क्या करते हैं, कहां कहां प्रेजेंट होते हैं हमारे पास, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोलुमर एपिथेलियम क्या होते हैं, सिलिटेटेड कोलुमर क्या होते हैं, सेट्रिस्टिफाइड जो होते हैं सुकामोस एपिथेलियम क्या होते हैं, कहां कहां प्रेजेंट होते हैं। सबसे ज्यादा मुश्किल चीज होती है वो यही याद करना होती है कि ये स्पेसिफिक टाइप ऑफ सेल्स जो होते हैं वो कहां प्रेजेंट है, ये टिश्यूज कहां पर प्रेजेंट है, इनका फंक्शन क्या है। जाहिर बात है जहां वो प्रेजेंट होंगे वहीं पर उनका कोई रिलेटेड फंक्शन होगा, सारी बात है, तो आपने ये देख लेना है। देन बच्चों कनेक्टिव टिश्यूज है, यहाँ पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो बनता है कनेक्टिव टिश्यूज का। अक्सर बच्चे क्या करते हैं कि हमें पता है जब टिश्यूज किसी के एंड पर आ जाए या कोई भी स्पेसिफिक नेम आ जाए तो हम कहते हैं ये इसी की टाइप, ठीक है। अब देखो ब्लड, बोन और कार्टिलेज। अब एक जनरल रैंडम मंडे को नहीं पता होगा कि हमारे पास कनेक्टिव टिश्यूज की टाइप है, लेकिन ये कनेक्टिव टिश्यूज की टाइप है, ठीक है। तो आपसे एमसीक्यू में पूछ सकते हैं कि पिक अप द वन व्हिच इज अ कनेक्टिव टिश्यूज, तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास कार्टिलेज, ब्लड और बोन ये हमारे पास क्या है, कनेक्टिव टिश्यूज है। देन बच्चों हमारे पास मसल टिश्यूज हैं। मसल टिश्यूज कितने टाइप्स के होते हैं, डायग्राम इनकी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी डायग्राम के अंदर उन्होंने पूरे के पूरे उसको थ्योरी एक्सप्लेन कर दी है कि देखो स्केलेटल मसल के अंदर क्या होता है, एक एक सेल होता है, न्यूक्लियस जो है इनका, ठीक है। स्मूथ मसल्स के अंदर क्या है, काफी ज्यादा स्ट्रेट लंबी लंबी लाइन है, उसके अंदर एक या दो सेल्स हैं, ठीक है। और कार्डिक मसल्स के अंदर अच्छे खासे न्यूक्लियस है और उसके अंदर थोड़े से क्या लगे हुए हैं, स्ट्रेशंस भी लगी हैं और जंक्शन भी लगे हुए हैं, ठीक है। स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल और कार्डिक मसल आपने देख लेना है। देन बच्चों नर्वस टिश्यूज हैं, साइनैप्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको नर्वस एक नर्व सेल का स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद उन्होंने बताया कि कैसे हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ बॉडी के अंदर सेल्स हमारे पास प्रेजेंट है, टिश्यूज प्रेजेंट है। प्लांट टिश्यूज के अंदर सिंपल टिश्यूज की हमारे पास 2 टाइप्स हैं, आगे हमारे पास मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज और उसके बाद हमारे पास आता है परमानेंट टिश्यूज। उसके बाद जो तीसरी टाइप्स आती है वो हमारे पास आती है स्पोर टिश्यूज की, ठीक है। स्पोर टिश्यूज के आगे खत्म होने के बाद आते हैं हमारे पास कंपाउंड या सिंपल टिश्यूज। कैसे हमारे पास टाइप होगी, अगर हम इनको पूरा टोटली देखें कि हमारे पास सिंपल टिश्यूज आते हैं और दूसरे आते हैं हमारे पास कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड। कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड में सिर्फ 2 ही आते हैं, एक आता है जाइलम आता है और एक आता है फ्लोएम आता है। जाइलम के अंदर आपको बताना चाहिए कि हमारे पास किस चीज की कंडक्शन होती है, वाटर की। फ्लोएम के अंदर किस चीज की कंडक्शन होती है, हमारे पास फूड की। अब अगर हम सिंपल टिश्यू को देखें, सिंपल टिश्यू के अंदर सबसे आता है हमारे पास मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की बच्चों आगे 2 टाइप्स हैं, एपिकल और लेटरल मेरिस्टम्स, ठीक है। अब आपने इसका भी इस तरह ग्राफ ड्रा कर लेना है, ठीक है। एक पेज लेना है, सबसे ऊपर टॉप पे टिश्यूज लिखना है, प्लांट टिश्यू, उसके बाद उसकी 2 बना लेने हैं, एक सिंपल होगा एक कंपाउंड होगा। कंपाउंड के 2 लिख देने हैं। कंपाउंड क्या करता है, पहले आपको पता होना चाहिए कि कंपाउंड टिश्यूज करते क्या हैं, ठीक है, कलेक्टिवली उनका फंक्शन क्या है। उसके बाद आपने इसकी टाइप लिखनी है, सिंपल और फ्लोएम, फिर सिंपल और फ्लोएम के फंक्शन लिखने हैं। सेम इस तरह सिंपल टिश्यूज क्या होते हैं, उसकी डिफरेंट टाइप्स और उसकी आगे सब टाइप्स, ठीक है। तो ये काफी थोड़ा सा ट्रिकी होना है, लेकिन आप अगर इसको सोल्व कर लोगे इससे जैसे मैं बता रही हूँ तो बहुत बहुत ईजी हो जाएगा। देन बच्चों हमारे पास परमानेंट टिश्यू आते हैं, पहले हमारे पास मेरिस्टेमेटिक थे, अब परमानेंट आते हैं। परमानेंट के अंदर हमारे पास एपिडर्मल आते हैं और ग्राउंड टिश्यूज आते हैं, ठीक है। ये भी आपने लाजमन देखने किस तरह के हमारे पास ग्राउंड टिश्यूज होते हैं, ये इसका स्ट्रक्चर है, ड्रॉ करके लाजमन आना है, ठीक है। ये एपिडर्मल टिश्यूज का स्ट्रक्चर है। देन बच्चों हमारे पास स्पोर टिश्यूज हैं, कोलन काइमा और हमारे पास आते हैं स्क्लेरन काइमा। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, टिश्यूज आपको पता है सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। अब कुछ टिश्यूज ऐसे होते हैं जो हमारे पास बेबी यंग प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करें, मींस कि उसको हेल्प करें कि वो ग्रो करे, और कुछ ऐसे कि जो हमारे पास ऑलरेडी ग्रोन दरख्त है उसको क्या करते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करें। तो आपको पता होना चाहिए कौन सा स्पेसिफिक टिश्यू है किस काम के लिए है, ठीक है बच्चों।
देन हमारे पास कॉम्प्लेक्स टिश्यू है, जाइलम टिश्यूज है हमारे पास, किस तरह हमारे पास जाइलम टिश्यूज की प्रेजेंस होती है, ये तीनों की तीनों डायग्राम आपने लाजमन करनी है क्योंकि ये फ्लोएम की है। देन हमारे पास फ्लोएम टिश्यूज क्या होते हैं, हमारे पास उन्होंने बताया कि फ्लोएम टिश्यू, अब यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है सीव ट्यूब सेल्स के बारे में और कंपेनियन सेल्स के बारे में। वो आपसे पूछ सकते हैं कंपेनियन सेल्स किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, किस टिश्यूज के अंदर प्रेजेंट होते हैं प्लांट के अंदर, जाइलम के अंदर, फ्लोएम के अंदर, मेरिस्टेम के अंदर, किसके अंदर, तो आपको पता होना चाहिए कि ये फ्लोएम टिश्यूज का पार्ट है। उसके बाद अंडरस्टैंडिंग द कांसेप्ट, इसको आप लोगों ने शॉर्ट में देख लेना है, ठीक है, इसके अंदर इतना कोई थ्योरी नहीं है, शॉर्ट का आंसर इसके लाजमन करने है, कोई भी मिस नहीं करना। देन टर्म्स टू नो आपने लाजमन ही करनी है। अब हम चलते हैं अपने गेस्ट पेपर की तरफ। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 इज डिफरेंशिएट बिटवीन फेगोसाइटोसिस एंड पिनोसाइटोसिस विद द डायग्राम। व्हाट आर सेंट्रियोल्स फॉर्म्स, गिव देयर फंक्शन। व्हाट इज फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। व्हाट इज सेल मेम्ब्रेन एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। व्हाट आर राइबोसोम्स, राइट द फंक्शन ऑफ राइबोसोम। डिफाइन राइबोसोम्स, गिव द इंपॉर्टेंस सेल। अगर ये क्वेश्चन भी आ गया तभी आपने डायग्राम लाजमन बनानी है। व्हाट इज मेंट बाय माइक्रोग्राफ। व्हाट इज क्रोमैटिन, गिव द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल ऑफ यूकैरियोट्स। व्हाट इज फ्लैगोप्लास्ट। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ गोल्गी apparatus. Differentiate between centrosome and centrioles. Then हमारे पास है what is meant by plasmodesmata. Question number 2 is what are chromoplasts, type 2 function, state the cell theory. Describe the similarities between mitochondria and chloroplast. What is exocytosis state, it's important. Define osmosis and active transport. Define magnification. Define resolving power and resolution. Why endoplasmic reticulum is called rough and smooth endoplasmic reticulum. What is meant by hypertonic and hypertonic diagram लाजमन बनानी है। Define facilitative diffusion, इसकी डायग्राम भी लाजमन है कि किससे हमारे पास सेल्स के अंदर हमारे पास जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो ट्रैवल कर रहे हैं थ्रू ब्लड। स्टेट द सेल थ्योरी एंड डिफाइन टेरियर प्रेशर एंड टारगेट। तो ये बच्चों आपके टोटल क्वेश्चंस हैं जो कि एक्सपायर्ड 2024 में आ सकते हैं। आई होप सो कि वीडियो आपको बहुत बहुत अच्छी लगी होगी। प्लीज लाइक करें, कमेंट लाजमन करें ताकि मेरा मोरल हाई हो और मैं बहुत अच्छी वीडियोस आपके लिए लेकर आऊँ। तो बच्चों कल मिलते हैं एक नई लेक्चर वीडियो के साथ, तब तक के लिए फी अमानिल्लाह।